Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have a very special guest with us. He is none other than Rajkumar Srivastav. He is one of the soldiers who has served the nation during the Kargil war. Hello sir, welcome to the show. Thank you, ma'am. Could you please tell us your experience of the Kargil war? मैं 1990 में जब आर्मी में इनरोल्ड हुआ और मुझे सडन जो है 26 जून जब आर्मी वहाँ डिप्लॉय हो रही थी, मुझे ऑर्डर दिया गया कि मुझे आरआर बटालियन के साथ अटैच होना है और पॉइंट 5140 मुझे जाना है, जो कि नियर बाई द्रास है, जो द्रास लद्दाख सेक्टर में है, वहाँ अटैचमेंट दिया गया था। मुझे इंटरसेप्शन का काम दिया गया था और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मुझे इस काम के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन वहाँ बहुत ही दुर्गम एरिया था, बहुत लोग एक साथ जा रहे थे, उसमें मैं भी शामिल हुआ। वहाँ जाने के बाद बहुत स्थिति नाजुक थी, बहुत सेंसेशन में लोग जी रहे थे, एक दूसरे के सपोर्ट में चल रहे थे और उस समय का भाईचारा अभी भी मुझे याद है। तो जब मैं वहां पहुंचा द्रास सेक्टर में, अभी उसका नाम गन हिल हो गया है, वहां पहुंचने के बाद जो बंकर अलॉट हुआ था, उस बंकर के अंदर मैंने अपनी जिंदगी को देख रहा था। वहां ना खाने का टाइमिंग था, ना लोगों का सोने का टाइमिंग था, जस्ट केवल ऑर्डर्स का इंतजार करते थे कि अब ऑर्डर क्या आएगा, नेक्स्ट ऑर्डर क्या आएगा। जिसको जो समय मिल रहा था उसमें अपने आप को लोग सेव कर रहे थे। तो मैं 23 जून को वहां गया था और 26 जून को बाहर मैं मॉर्निंग में अपना रूटीन काम के लिए थोड़ा सा बाहर निकला और उस एरिया में हमसे 200 या 300 मीटर पर कोई ब्लास्टिंग हुआ और उसका सेल, जो मोटर का सेल होता है, वो पैर में आकर के लगी। वहां से मुझे कमांड हॉस्पिटल लेकर के आया गया उधमपुर और वहां से मेरे नियर बाई घर में मैं 45 डेज कोमा में रहा। मेरे माथा फटी हुई थी, पैर दोनों टूट गए थे ब्लास्टिंग से और लोग, बहुत सारे लोग जा रहे थे, सपोर्ट में थे, लेकिन मुझे वहाँ 45 डेज, मैं कितना दिन रहा ये पता नहीं। बाद में मुझे पता चला 7 डेज के बाद मुझे जो है कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता को रेफर कर दिया गया था। नियर बाई, सभी कोई नियर बाई घर के पास में, मेरा घर धनबाद में था, तो वहां से भेज दिया गया। लेकिन वो जो समय था, मैं जब होश आया तो मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा था। मुझे 26 जुलाई को मैं वहाँ घोषणा हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज ही था, लेकिन मैं सुनने को मिला और मैं इस नेशन के लिए कुछ कर पाया। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कभी वक्त आए तो जरूर जाना चाहिए। उसके बाद का जो प्राउड होता है वो भूले नहीं भूलता। सर, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपको ये पता चला कि अब आप इंडियन आर्मी को सर्व नहीं कर पाएंगे? मुझे मैडम बहुत ही प्राउड फील हुआ था। मैं उसके बाद भी 4 साल तक क्रैच के सहारे, मैंने 2 साल मैंने क्रैच के सहारे चला था और उसके बाद भी मैंने सर्विस किया। और सर्विस करने के बाद मेरी 15 साल जब सर्विस हो गई तो मुझे वहां से 15 साल, बल्कि 16 साल हो गए सर्विस को, तब मैं वहां से, मुझे डिसेबिलिटी ग्राउंड के आधार पर मैं रिटायरमेंट ले लिया। शायद उसके बाद मैं सर्व नहीं कर सकता, मेरा दाहिना पैर बेकार है, अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स मिले, जॉब मिली और मैं अभी भी जो हूँ सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के रूप में केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम में पोस्टेड हूँ। तो ये मेरे लिए प्राउड का विषय। कभी भी जब ऐसे फीलिंग्स होती है कि इंडियन आर्मी को कोई सोल्जर मिल जाते हैं, तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ और उनको
बहुत अच्छा फील होता है। तो वो जो समय था वो बहुत ही दुर्गम था, लेकिन उसके बाद की विजय से मुझे बहुत लाइफ की प्रेरणा मिलती और मुझे अच्छा लगता। बिल्कुल सर, आपकी कहानी से हमारे भी व्यूअर्स को बहुत प्रेरणा मिलेगी। जो आज का यूथ है उसे आप इस इंडिपेंडेंस डे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से, जितने भी आज के यूथ हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा फिट रहने का कोशिश करें, हमेशा तंदुरुस्त रहने का कोशिश करें। आज के जनरेशन में शायद ये विलुप्त हो रहा है, और ये जो आजकल आपके शरीर अगर स्वस्थ है और आपका मन अगर ठीक है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और देश के लिए सबसे बड़ी नौकरी देश के लिए होनी चाहिए। और मैं सभी जवानों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को फिट रहें। इंडियन आर्मी को या इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स में अगर आप कुछ भी समय योगदान देते हैं तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट रहेगा, और लाइफ में आपको इसके फायदे बहुत। अगर आप फिट हैं तो आप आज के बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपका क्विक डिसीजन है तो लाइफ में आप सब डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे बड़ा सेवा अगर होगा तो वो है देश की सेवा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्या सलूशन है? क्योंकि आज भी कारगिल वॉर के बाद भी कितनी बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान से फायरिंग हो जाती है या छोटी छोटी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो आपके लिए इन चीजों का क्या सलूशन है? मैम, ये मैटर तो पॉलिटिकल मैटर है। मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप को सेफ रखते हुए, क्विक डिसीजन लेते हुए, अपने आज भी जितने भी फायरिंग, सीज फायरिंग हो या फायरिंग का हुआ है, हम लोग तो उस चीज को पालन करने वाले हैं, ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं, और ये ऊपर से आदेश आते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके से ये आता है तो पीछे नहीं हटना है, उसका रिटेलिएट करना है। और हम लोगों ने पहले भी किया, और उसी अदम्य रिटेलिएशन के वजह से हम लोगों ने कारगिल पर विजय पाई। आज भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि कभी उधर से फायरिंग हो, और कभी यदि फायरिंग होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके इस वीडियो से हमारे व्यूअर्स और जो यूथ है, मुझे यकीन है कि वो बहुत मोटिवेट हुए होंगे और उन्हें एक मैसेज मिला होगा कि कैसे हम आर्मी को सर्व करने के बाद भी हमारे अंदर इतना जुनून और जज्बा होता है कि हम एज अ स्कूल में भी हम बच्चों को सर्व कर रहे हैं। और सर्विस का, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बॉर्डर पे ही हो, वो आप देश के अंदर रहकर भी कर सकते हो। आप इसकी एक मिसाल हैं। थैंक यू सो मच सर।